हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। कैसे सभी लोग? बात करेंगे निफ्टी की, फिर मंडे के सेशन की और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे पे करना है, सबको समझेंगे। शुरुआत से पहले इस हफ्ते के सिचुएशन से कर लिया जाए कि इस हफ्ते में आखिर क्या हुआ। तो देखा जाए तो इस हफ्ते में हमने बाजार को एक रेंज बाउंड सिचुएशन में ही देखा था, बट हफ्ते के आखिर तक आते आते निफ्टी में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, जो कि था 24,000 के लेवल का, जो कि एक वीकली सपोर्ट था, और फिर 23,800 का लेवल, जो कि एक मंथली सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। एक तरह से बोलो तो ये मेक एंड ब्रेक जोन था, जिसके टूटने पर निफ्टी का ट्रेंड कहीं ना कहीं बदल सकता है। और देखा जाए तो ट्रेंड बदला भी है ना। यहाँ पे जो बायस हो गया वो अब बेरिश हो गया है। पहले 24 जाके जो ऊपर जब तक निफ्टी था तब तक हम यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल बायस थे, एक रेंज बाउंड सिचुएशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे, है ना। और ये सिचुएशन ट्रिगर हुई ड्यू टू द यस जियोपॉलिटिकल टेंशंस। देखा जाए तो कच्चे तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली, ऑलमोस्ट $96 तक चला गया था क्रूड ऑयल। और यहाँ पे सिचुएशन अब रेड सी तक पहुंच गई है, तो इसके चलते सप्लाई में डिस्ट्रप्शन और देखने को मिल सकता है, तो उसकी वजह से भी हमें असर देखने को मिला। साथ ही साथ रुपया धीरे धीरे और कमजोर होता जा रहा है, ये सबसे बुरी सिचुएशन थी। साथ ही साथ यहाँ पे एफआईज की बिकवाली भी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो अगर आप देखें तो जहां लग रहा था कि अब एफआईज थोड़ा सा तो है ना रहम दिखाएंगे, ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। हफ्ते के आखिर दिन में तो अच्छी खासी बिकवाली कर ली इन्होंने, ऑलमोस्ट 3,890 करोड़ की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बिकवाली नेट नेट सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। ये भी कहने की निगेटिव ही है। ऑलराइट, सो फिलहाल देखा जाए तो अगर बात की जाए इंटरनल्स की, तो यस Q1 रिजल्ट्स ने भी कुछ खास है ना सरप्राइज नहीं किया। बैंकिंग स्टॉक्स जो लग रहा था कि इस हफ्ते में एक लीडिंग सेक्टर हो सकते हैं या बाजार को एक अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं, उन्हीं ने है ना ज्यादा स्पॉन्सर किया इस डाउनफॉल को। सो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स हो चाहे PSU बैंकिंग स्टॉक्स है ना, सभी के Q1 नंबर्स उतने बेहतर नहीं लगे। वो भी एक है ना कारण है जिसकी वजह से निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी में हो, हमने एक अच्छा खासा डाउनग्रेड आते हुए देखा। अब निफ्टी कहीं ना कहीं अपने फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, मतलब 24,000 के नीचे है, 23,800 रुपए के भी नीचे है। तो ट्रेंड पूरी तरह से बिगड़ चुका है, और यहाँ पे जो ट्रेंड है वो सेल ऑन राइज का है। और मेरा मानना है जब तक निफ्टी 24,000 के नीचे है, सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन परसिस्ट करेगी, है ना। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बनाने से अभी बचना चाहिए। ओके, तो ओवरऑल ट्रेंड वीक है, कहने का मतलब यही है। सीधे अब बात करेंगे निफ्टी के लेवल्स की। निफ्टी की अगर बात की जाए तो मंडे सेशन में आपकी नजर होनी चाहिए 23,825 रुपए का जोन। ये वही जोन है जो कि है ना मंथली बेसिस में एक अच्छा सपोर्ट बन गया था। हालांकि अब उसके नीचे निफ्टी फिसल चुका है, तो ये जोन मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सेकंड रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो वो होगा 24,000 24,035। 24,000 ओटीएम में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 24,000 के लेवल्स पे कॉल साइड पे अच्छे खासे ओआई बिल्डअप हो चुके हैं, फ्रेश ओआई इमर्ज हुआ है फ्राइडे सेशन में। दैट विल बी नेक्स्ट मेजर हर्डल, और मेरा मानना है ये हर्डल हमारे लिए वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। यहीं पे फॉलिंग 20 10 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने मिलता है। तो 24,000 के ऊपर मीनिंगफुली एक डेली क्लोजिंग मिल जाए तो ही मेरा मानना है कोई रिकवरी या रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये भी आपके लिए एक सेल जोन की तरह ही काम करेगा। लेट्स से अगर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो और 23,825 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मेरा मानना है वहां से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी लगातार पिछले 3 दिनों में गिरावट में आ रहा है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया है। सो अगर निफ्टी इस जोन को रिगेन करता है तो 24,000 तक की स्विंग बन सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे ही 24,000 के लेवल्स पे आता है आएगा, तो मेरा मानना है यहाँ पे सलोन राइज वाली अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो अगर कोई लॉन्ग लेके बैठा होगा 24,000 पे, तो अपने लॉन्ग्स को जरूर बुक कर ले तुरंत, और यहाँ से चाहे तो वापस एक कॉन्ट्रा बेट प्ले करके चल सकता है। बाकी 24,050 के ऊपर डेली क्लोजिंग में हम यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल बेट प्ले कर सकते हैं लॉन्ग साइड की, जो कि निफ्टी को 24,200 या 300 रुपए की तरफ ले जा सकता है। तो वहीं पे लोअर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए, लोअर लेवल्स पे जो मुझे अब सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 23,600, और उसके बाद 23,500। 23,600 ये फ्राइडे का लो है, और देखा जाए तो यहीं तक का गैप भी था जो कि फिल होता हुआ दिख रहा है, जो कि 15 जून का बुलिश गैप था, तो सेटल हो गया है, वो इमीडिएट सपोर्ट होगा। और सेकंड सपोर्ट 23,500, जो कि एक बड़ा पुट राइटर का जोन है। ऑप्शन डेटा में भी देखें तो कहीं ना कहीं 23,800 के बाद अगर कहीं पुट राइटर अब शिफ्ट होता हुआ दिखा है या एक्टिव होता हुआ दिख रहा है, तो 23,500 पे ही एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है आने वाले हफ्ते के लिए यही जोन हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। बाकी निफ्टी 23,500 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करना शुरू करता है, तो ये गिरावट निफ्टी को 23,000 रुपए की तरफ भी ले जा सकती है। जोन के हिसाब से बोलूं तो 23,000 23,070, जो कि जून सीरीज का
लो है। और ऑप्शन डेटा में भी ध्यान से देखें तो 23,500 के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा ओआई इमर्ज हुआ है ओटीएम में तो 23,000 की पुट ऑप्शन में है। तो समझ सकते हैं कि 23,800 के बाद फिर 23,600 500 के बाद कोई बीच में सपोर्ट है नहीं, जो भी आता है वो सीधे जून के लोज पे आता है 23,000 23,070। तो फिलहाल वहां तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे शॉर्ट साइड की स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल ही रहेगी, है ना। या तो निफ्टी को 24,000 के रिजेक्शन पे प्ले करो, या तो निफ्टी को सीधे 23,600 500 के ब्रेकडाउन पे प्ले करो, है ना। सीधे सीधे 23,300 और उसके बाद 23,070 23,000 तक के लेवल्स तक के लिए। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो निफ्टी का थोड़ा कमजोर दिखता है ना। सेंटिमेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बाजार को, कमजोर होता हुआ रुपया, बढ़ता हुआ इंडिया विक्स, है ना, और बढ़ते हुए कच्चे तेल की कीमतें कहीं ना कहीं एक बड़ा सरदर्द बन चुकी हैं। बाकी जहां तक बात रही इंडेक्स से हट करके, तो मेरा मानना है अगर प्ले करना भी है तो स्टॉक स्पेसिफिकली Q1 नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले किया जा सकता है, तो वो चीज आप चाहें तो देख के चल सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही गैप ओपनिंग की, तो मेरा मानना है फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, या हो सकता है यहाँ पे छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिले, क्योंकि जैसे मैंने बताया ट्रेंड बहुत ज़्यादा कमजोर है। ऑलराइट, सो ये बात हो गई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की कि हमें किन लेवल्स पे क्या करके चलना है। तो फिलहाल रिलीफ रैली की उम्मीद मैं 24,030 के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज उसके नीचे जस्ट टू सेल ऑन राइज, है ना। बाकी अपकमिंग इवेंट्स की बात की जाए तो हम सीधे चलेंगे Q1 रिजल्ट्स पे। तो मैं यहाँ पे Q1 रिजल्ट सर्च कर लेता हूँ। ये चीज़ मुझे पहले से करके रखनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। सो मनी कंट्रोल की वेबसाइट में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे रिजल्ट्स को देखने के लिए। सो 25 जुलाई यानी सैटरडे आज, है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट आने, IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट भी हैं, बाकी जेन टेक्नोलॉजीज के भी रिजल्ट हैं। अब सीधे अगर हम बात करें अगले हफ्ते के मंडे सेशन की, तो यस डिफेंस स्टॉक्स से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और पावर रिलेटेड स्टॉक्स के भी आएंगे, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पहला स्टॉक होगा, उसके बाद कोल इंडिया, टाटा पावर, कैनरा बैंक, इंडस टावर और कोफोर्ज के रिजल्ट हैं। फिर 28 जुलाई में देखा जाए तो L&T के रिजल्ट, HUL, वरुण बेवरेजेस, चोला इन्वेस्टमेंट, टाटा कैपिटल और अंबुजा सीमेंट्स के रिजल्ट्स हैं। तो वहीं पे 29 जुलाई की अगर बात कर ली जाए थर्सडे की, तो अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, एशियन पेंट्स, आइशो मोटर्स, वारी एनर्जीज के रिजल्ट हैं। तो वहीं पे सैटरडे की बात फ्राइडे की बात कर ली जाए तो बजाज फाइनेंस, M&M, टाटा स्टील, टोरेंट फार्मा और हिंडई के और IDFC बैंक के रिजल्ट, IRFC के रिजल्ट्स अलाइंड हैं। बाकी यूएस के सिचुएशन को अगर देख लें तो यहाँ पे मैं सीधे चलूँगा इकोनॉमिक कैलेंडर पे, और यहाँ पे देखा जाए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो यस मंडे को यूएस के ड्यूरेबल गुड्स नंबर आने हैं। फिर उसके बाद फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन। मेरा मानना है अगर कोई इंटरनेशनल लेवल ग्लोबल बेसिस पे अगर कोई बड़ी अपडेट आ सकती है तो वो कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन की तरफ से आ सकती है, जो कि वेडनेसडे की रात को है, जिसका रिएक्शन हमें थर्सडे को देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ पे मुझे लगता है मार्केट वॉच करने वाला है। बाकी उसके बाद और कोई बहुत बड़े अपडेट्स नहीं है। जीडीपी नंबर्स हैं वो 30 जुलाई को आने हैं गाइस, ठीक है। सो वो हफ्ते के आखिर में ही आएंगे। सो फिलहाल मेरा मानना है नजर आपकी होनी चाहिए Q1 नंबर्स पे। जैसे ने बोला कि अगर आप इंडेक्स नहीं प्ले कर पा रहे, और मुझे ऐसा लगता है कि इस फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन से पहले बाजार ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा रिएक्शन आ चुका है। तो हो सकता है मंडे को और ट्यूसडे को अधिकतर एक दायरे में ही रहकर काम करे, और उसके बाद वेडनेसडे के बाद थोड़ी वॉलेटिलिटी हमें बाजार में लौट के आती हुई दिखे, मतलब एग्जैक्टली निफ्टी की एक्सपायरी के बाद। और तो ऐसे फेज में मेरा मानना है Q1 रिलेटेड स्टॉक्स पे ही थोड़ा सा फोकस करके चलना चाहिए। इंट्राडे बेसिस से मुझे लगता है वहां अच्छा मूव मिल सकता है। बाकी वेडनेसडे थर्सडे के बाद हो सकता है इंडेक्स अपनी रैली को कंटिन्यू करे, या हमें कोई बड़ा बाउंस देखने को बाजार में मिल जाए। ऑलराइट, तो यही है मेरा व्यू फिलहाल निफ्टी को लेकर के। बाकी ओवरऑल पूरे बाजार को लेकर के क्या सेंटिमेंट्स है उसको हमने समझा। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिए। बाकी आपको क्या लगता है निफ्टी में गैप हो या गैप डाउन, आप निफ्टी को कहाँ देखते हैं इस समय, है ना, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। बाकी मार्क्स रिलेटेड जितनी अपडेट्स रहती हैं, Q1 रिलेटेड अपडेट्स रहती हैं, वो सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपडेट होती रहती हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।